तो सीज़फायर का क्या होने जा रहा है इसराइल के अंदर? क्योंकि वो ये कह रहा है, ट्रम्प ये कह रहा है कि हम किसी सूरत हमास को कबूल नहीं करेंगे और इसराइल भी ये बात कह रहा है। सीज़ फायर के लिए दो बड़ी मुश्किलात हैं। एक तो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरे नेतन्याहू। सही। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो गज़ा को खाली कर दें, 23-25 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर कर दें, तो वो तो नहीं हो पाएगा और ये होना भी नहीं है। ये उनका ख्वाब है जो उनके साथ ही वो कब्र में चला जाएगा। नेतन्याहू को रखने के पीछे अमेरिका का क्या फ़ायदा है? देखिए, इसराइल को समझना चाहिए कि इसराइल अमेरिका की प्रॉक्सी है। ठीक है। खित्ते में अमेरिकन प्रॉक्सी इसराइल है। इसराइल के ज़रिए वो कंट्रोल करते हैं। वो एक धाक बिठा के रखी है, उन्होंने बदमाशी लगा के रखी हुई है। इसराइल चलाने के लिए ऐसा ही बदबख्त जनूनी इंसान चाहिए, वो नेतन्याहू जैसा। अस्सलाम वालेकुम, ज़ाविया की 4th एपिसोड के साथ तज़मीन जावेद हाज़िर है। 3 एपिसोड्स पर आपका फ़ीडबैक हमें बहुत हमारे लिए सरप्राइज़िंग है क्योंकि अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है। हमने नहीं सोचा था कि इस तरह से फ़ीडबैक आएगा। मतलब ये है कि ये तो नहीं हो रहा कि बहुत ही सब्सटैंशियल व्यूअरशिप हमें मिल रही है, लेकिन जितनी मिल रही है देखिए, व्यूअरशिप का एक मैंने एक साइंस देखी है। बहुत व्यूज़ तो बहुत होते हैं, कमेंट्स कम होते हैं। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि व्यूज़ अच्छे हैं और फिर साथ-साथ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, लोग लाइक भी कर रहे हैं और उसके अंदर वो एक फ़ॉर्मेलिटी वाला जो एक होता है ना गुड वर्क, इस तरह के कमेंट्स नहीं है, बाकायदा एक इन्फॉर्म्ड कमेंट है और एक लगता है कि लोग अगर 50 मिनट की वीडियो है तो 50 मिनट अगर अगर नहीं 50 मिनट सुन रहे तो 20-25 मिनट सुन रहे हैं और 20-25 मिनट के बाद वो बाकायदा इस डिस्कशन को जो है वो इसको समझकर इस पे कमेंट करते हैं। बहुत कुछ हमें बहुत से लोगों ने कहा कि आप थंबनेल्स किस किस्म के बना रहे हैं, मुझे एक फीडबैक आया। तो उस पे राय ये है कि देखिए थंबनेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग ऑडियंस इंटू द कंटेंट और उसके लिए ज़रूरी होता है कि सटायर, तंज़ो-मज़ाह, ह्यूमर, उसके साथ-साथ ही पॉलिटिकल मैटर्स को डिस्कस करना, इंटरनेशनल अफेयर्स को डिस्कस करना या जो भी आपके मामलात होते हैं उससे थोड़ा-सा एंगेजिंग हो जाता है कंटेंट और मेरे ख़्याल से हँसी-मज़ाक से ही चीज़ें जो है थोड़ी-सी अट्रैक्टिव रखती हैं। इतना टेंस माहौल है आपका भी, मेरा भी, हम सबके इर्द-गिर्द कि कुछ मामलात हैं, अगर कहीं हम स्ट्रेस फ्री हो जाएँ, तो बहुत कुछ इसमें हमें आसानी हो जाती है। तो जो शख्सियत है मेरे साथ मौजूद, इतनी प्यारी शख्सियत है कि ऑफ द रिकॉर्ड जब मेरी उनसे बात होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे उनसे और कहीं जब डिफरेंसेस भी होते हैं, वो भी हम उनके सामने इज़हार करता हूँ और जहाँ कन्वर्जेंस होती है आइडियाज़ की, यानी कि हम हमारे मुश्तरकात बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हद तक मिलते हैं। तो डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब, पिछले पॉडकास्ट में इनकी डिस्कशंस को आपने बहुत पज़ीराई फरमाई, ख़ास तौर पे जो लबनान में इन्होंने असद नसरुल्लाह साहब की तदफ़ीन के मनाज़िर देखे, वो आपने बहुत पसंद फरमाया और ये जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अभी कराची के अंदर उन्होंने एक इवेंट कराया और ये फिर 2 इवेंट्स कराची के अंदर इन्होंने करा दिए हैं, 1 हफ़्ते के अंदर और बहुत इसकी पज़ीराई हुई। वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स आए, एम्बेसडर्स आए और सबसे बड़ा काम जो मैं एज़ अ जर्नलिस्ट या एज़ एन ऑब्ज़र्वर इन द सोसाइटी जो मैं समझता हूँ, इन्होंने जो किया है, वो ये है कि शिया सुन्नी को एक प्लेटफ़ॉर्म पे ले आए। ये बहुत बड़ा काम है और ये मैं उनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा और वाक़ई ऐसा मुझे जब उस एक इवेंट में इनका गया जो कराची में हुआ, मैंने वहाँ देखा कि जब अहले तशय्युअ अहले सुन्नत साथ मिलकर रोज़ा खोल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक भी चल रहा है, तो हमने ये सोचा कि ये हमें क्यों पढ़ाया जाता है कि हमारे उलमा में इख्तिलाफ है। टीवी पे तो लगता है कि लड़ाई-झगड़ा बहुत होता है, लेकिन दिल मिले हुए हैं, ऐसा है और टीवी पे जब पता नहीं क्यों वहाँ पे जाके वो थोड़ा-सा अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका साबिर अबू मरियम साहब, कैसे हैं आप? रोज़े कैसे चल रही है बताइए? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया शुक्र अदा। अल्लाह का शुक्र। और रोज़े आपके जो हैं वो काम के साथ-साथ आपको ज़्यादा फ़ील तो नहीं हो रहा रोज़ा? खुदा का शुक्र है कि रोज़ा रख रहे हैं हम सही है। और ज़ाहिर है कि ये रोज़ा हुँ, इंसान को तक़वियत भी देता है और एक आपको चार्जिंग है ये। सही। रूहानी चार्जिंग भी है और समझ लें कि एक फ़िज़िकल भी है। फिज़िकल भी है, ऑब्वियसली उसके बहुत से फ़ायदे मतलब एक पूरा अशरा हो गया है रोज़े का और ये सारे मामलात हैं। तो साबिर अबू मरियम साहब पिछले हफ़्ते हमने मिडल ईस्ट पे बहुत डिस्कशन की। हमने जुलानी पे बहुत डिस्कशन की। मुझे लोगों ने कहा, "आप इतने जुलानी के इतने मुखालिफ क्यों हैं? आप क्यों इतने मुखालिफ हैं?" तो वो आप वजह बताइएगा लोगों को आज कि आप उसकी क्यों इतनी मुखालफत कर रहे हैं। और फिर हमने हमास के हवाले से, हिज़्बुल्लाह के हवाले से डिस्कशंस की, पाकिस्तान के हवाले से हमने किया। इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। साबिर साहब, एक अजीब मंज़र था इस हफ़्ते के मतलब ऐसा मंज़र जो कि डिप्लोमैटिक नॉर्म्स की वायलेशन है, लेकिन वो दुनिया भर में खबर बनी। वो आपने देखा होगा, ट्रम्प साहब बैठे हुए हैं, उनके बराबर में ज़ेलेंस्की बैठा हुआ है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट बैठा हुआ है और डोनाल्ड ट्रम्प उसको डाँट रहा है और ज़ेलेंस्की अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा। मतलब ये बिहाइंड द सीन्स तो होता होगा, लेकिन ये अब ऑन कैमरा हो रहा है। दुनिया कहाँ जा रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, सबसे पहले तो ये जो मनाज़िर देखने को मिले, इसमें सबक है, इसमें बड़ी वो इबरत भी है। सॉरी, सबक और इबरत क्या है कि जो लोग, यानी मैं तो एंटी इम्पीरियलिस्ट, मुझे फ़ख्र है कि मैं इम्पीरियलिज़म को पसंद नहीं करता और इम्पीरियलिज़म को मैं दुनिया के लिए बड़ी मुश्किलात में से सबसे बड़ी मुश्किल समझता हूँ। तो ये जो इम्पीरियलिस्ट अप्रोच के लोग हैं, जो इस तरह की सोच है, जो सरमायादाराना सोच है, उनके नज़दीक इंसानियत की कोई अहमियत नहीं है, किसी इंसान की कोई अहमियत नहीं है। वो अपने मफ़ाद को देखते हैं, वो अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, कैसे अपने मफ़ादात को ज़ेलेंस्की के साथ ऐसा क्यों किया? देखिए, ज़ेलेंस्की को जंग में झोंकने वाला कौन है? यही अमरीकी हुकूमत है। ज़ेलेंस्की को असलहा देने वाला कौन है? खुद उस वो जो तल्ख़ कलामी हुई है, उसमें भी अमरीकी सदर ये कह रहे थे कि हमारे असले के बगैर तुम कुछ नहीं हो। इसका मतलब कि वो एतराफ़ कर रहे थे कि जंग का ईंधन भड़काने के लिए जो असला खर्च हो रहा है, वो हमारा है। इसी तरह जो फ़लस्तीन के अंदर भी जो इसराइली असला खर्च हुआ है, जो इसराइल ने खर्च किया है असला, वो भी अमरीकी हुकूमत हुँ, का है, वो भी अरबों डॉलर का असला उन्होंने दिया है। अब सबक और इबरत ये है कि देखिए, जो भी अपनी इज़्ज़त का सौदा करेगा, सही। अपनी डिग्निटी को गिरवी रखेगा, उसके साथ यही होगा। अगर आप इस्तिक़लाल के साथ, आज़ादी के साथ, खुद मुख्तारी के साथ आगे बढ़ें, तो मुमकिन है कि इस रास्ते में मुश्किलात आएँ, दुश्वारियाँ आएँ, चट्टानें आएँ, लेकिन इसके ऊपर से गुज़रने के बाद आप अपनी मंज़िल को अचीव कर लेंगे। ऐसे दुनिया में कई ममालिक हैं जिनकी मैं मिसाल दे सकता हूँ कि जिन्होंने अपनी इज़्ज़त और वो डिग्निटी को ऊपर रखा है, बाकी चीज़ों को बाद में रखा है। और ऐसे भी बहुत सारे ममालिक की मिसाल दे सकता हूँ कि जिन्होंने अपनी डिग्निटी को गिरवी रख दिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी ऐसे ही ममालिक के अंदर शुमार होता है कि जिन्होंने 1950s में अमेरिका का हाथ पकड़कर अपने लिए मुसीबतें खड़ी करना शुरू कर दी और आज तक हम उन मुसीबतों को भुगत रहे हैं। उसकी बड़ी लंबी तफ़सील है। लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं, वो बड़ी आज़ादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो लातीनी अमेरिका के भी मुल्क हैं, वो हमारे पड़ोस के भी ममालिक हैं, जो अमेरिका से ताल्लुक़ नहीं रखते या अमेरिका की पॉलिसियों को जो उसके साथ वो इत्तेफ़ाक नहीं करते। तो ज़ेलेंस्की का जो मसला आया है, ये वाक़ईअन जहाँ सफ़ारती और सियासी अख़लाक़ियात का जनाज़ा निकाला है, लेकिन जनाज़ा निकालने वाला भी कौन है? मैं कैसे कहूँ ये बात कि जनाज़ा निकाला है? उन्होंने तो इंसानियत का जनाज़ा निकाल के रखा हुआ है, इंसानी हकूक़ का जनाज़ा निकाल के रखा हुआ है। दुनिया में इंसानियत को तहस-नहस करके रखा हुआ है। जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ है, सब अमरीकी हुकूमत की वजह से हुआ है। तो अब ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ है, वो बहरहाल बहुत ही यानी नहीं, काबिले लेकिन काबिले अफ़सोस है काबिल अफ़सोस कि ज़ेलेंस्की के साथ ये नहीं होना चाहिए था कि बिलाख़िर वो एक जमीयत को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। उसके मुल्क के अवाम हैं, उन बेचारों पे क्या गुज़री होगी। मसलन मेरे पाकिस्तान के सदर या वज़ीर-ए-आज़म के साथ है। कोई ऐसी बात करे तो ये मेरी तौहीन है। लेकिन अब आपको लगता नहीं है वो ज़्यादा परेशान हो जाएँगे डोनाल्ड ट्रम्प से बात करते हुए? उनके साथ भी कोई ऐसा सलूक ना हो जाए अगर वो चाहे नहीं, ये तो अब मैं आपको बताऊँ कि ये बातें तो जो मेरी इत्तलात के मुताबिक यहाँ तक है, कई ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म और सदूर के साथ ये हो चुका है। अच्छा, जो मिलने गए हैं अमरीकी सदूरों को, सही बंद कमरे में उनको ठीक-ठाक, सही, सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो बड़ी गालम-गलोच हुई है और वो शट अप कॉल दी गई, बिल्कुल चुप करके बैठे रहे, सर झुकाकर, ऐसे भी हैं। नाम नहीं लेता मैं उनका, छोड़ें। सही। किंग अब्दुल्ला भी गए थे अभी, अच्छा, जॉर्डन के। जी जॉर्डन के, आपने जी। उनकी फेस एक्सप्रेशन देख लिए होंगे वीडियो में और वो तो बात ही नहीं कर, घबराए हुए। बॉडी लैंग्वेज उनकी सही नहीं। वो कहाँ पे टाँग रही का जो आजकल यहाँ पर एक बिलावल साहब का। जो मकूला है बिलावल भुट्टो साहब का, वो वहाँ पे बड़ा वो फिट आ रहा था कि सही। उनकी काँपें या टाँगें काँप रही थी। हुँ, तो ये होता रहता है, लेकिन इस मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो कैमरे के ऊपर आ गया है ठीक है। और कैमरों के सामने ये हुआ है, तो बाकियों को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सबक और इबरत है कि जब आप वो मिलने जाएँ, नहीं, उसकी भाई। वजह साबिर साहब ये भी है ना कि डोनाल्ड ट्रम्प एक रवायती सियासतदान नहीं है। वो सफ़ारती आदाब से इतना आगाह नहीं, वो तो कहता है मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो आउटसाइडर हूँ। यानी ये कि मैं तो एक सिस्टम को चेंज करने के लिए आया हूँ, अमेरिका के लिए बात करूँगा, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो इन डिप्लोमैटिक नॉर्म्स का ख़्याल नहीं रखेगा। जो भी उसके इख्तिलाफ़ात होंगे वो मीडिया के सामने इसका इज़हार कर देगा वो। पहली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी सदर रह चुके हैं और जब कोई सदर बनता है तो उसकी पूरी ब्रीफिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, उनको आदाब सिखाए सही, जाते हैं, उनके कोर्सेज़ होते हैं। सही। तो उन्होंने भी ये सारे काम किए हुए हैं। वो ये ड्रामा ना करें कि मैं ये अच्छा, नहीं हूँ और ये नहीं हूँ। सही है, तो मैं तो डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत ही बड़ा ड्रामेटिक इंसान समझता सही। हूँ कि जो आए दिन कोई ना कोई एक शोशा छोड़ते हैं हाँ, और चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके बारे में बात करती रहे, उनको डिस्कस करती रहे, पूरे मीडिया पर वो जो है वो गर्दिश करते रहे। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आ रहा था वो ये था कि ये अब उन लोगों को सोचना है जिन्होंने अमेरिका का हाथ पकड़ रखा है, जिन्होंने अमेरिकी हुकूमत को अपना आका मान रखा है, उनको सोचना है कि गुलाम के साथ क्या। देखें, इकबाल ने अपनी शायरी में इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से इसकी तशरीह की है। उनकी शायरी में है कि जो गुलाम है, गुलाम लाख तदबीरें करते रहे। मसलन गुलाम हैं,
तदबीर कर रहे हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग कर, हाँ, सब कर लिया उन गुलामों ने। लेकिन आका ने आकर कहा कि जाओ बाहर एक मिट्टी का ट्रक खड़ा हुआ है, इसको खाली करो। सही। वो तदबीरें कहाँ गईं? हुँ, तो वो गुलामों की तदबीरें भी नहीं होती। ठीक है। तो लिहाजा ज़ेलेंस्की का मसला यही है कि जब ज़ेलेंस्की अमेरिका पे डिपेंडेंट है, तो उसके पास ये राइट्स ही उसने ख़त्म कर दिए अपने। लेकिन साबिर साहब ज़ेलेंस्की के हवाले से जैसे आपने कहा कि आपको एज़ अ ह्यूमन अफ़सोस तो हो रहा है, ज़ाहिरी तौर पे जो उसके साथ सलूक किया गया। अच्छा, लेकिन अगर हम इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, रूस की कामयाबी है ये कि व्लादिमीर पुतिन जो इतना ज़्यादा बोलता नहीं है, जो बहुत कम मुस्कुराता है, बल्कि ऐसा मुस्कुराता है कि उसकी मुस्कुराहट जो है वो तमाम सियासी मंज़रनामे पे छा जाती है। एक तरह से अगर हम एक नैरेटिव बनाएँ, बयानिया बनाएँ, अमरीकी सदर रूसी सदर की तर्जुमानी कर रहा है। ये बहुत बड़ी रूस की डिप्लोमैटिक विक्ट्री है ये। ये बयानिया ऑलरेडी पहले से एग्ज़िस्ट करता है। मैं उस बात को ख़त्म करूँ कि सिर्फ़ मैं ये कहना चाहता था कि अब ये ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ है, ये दूसरों के साथ भी हो सकता है। अब जिन्होंने अपनी उम्मीदें बाँध रखी हैं इनसे, उन्हें चाहिए कि वो अपनी उम्मीदों को सोचें और इस गुलामी के शिकंजे से बाहर निकलें, वो कोई भी है। अब आ जाए इस बयानिए की तरफ। ये बयानिया तो पिछले इलेक्शन में भी था, जब हिलरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ रही थी, डोनाल्ड ट्रम्प के मुकाबले में, आपको याद होगा 2016 पिछले से पिछले इंतखाबात में 2016 2016 में। तो उस वक़्त भी ये कहा गया था कि वो रशिया जो है इसमें बड़ी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है। इंटरफेरेंस थी। बड़े उस पे इल्ज़ामात भी लगे थे। अभी फिर जब ट्रम्प आ रहा था, तो मैंने ट्रम्प की हुकूमत के आने से पहले र र रशियन डिप्लोमैट्स के साथ एक वो मीटिंग में मैंने उनको ऐसे ही तंज़िया और छेड़ने के लिए कहा। मैंने कहा कि अब तो तुम्हारा बंदा आ रहा है, अब क्या होगा? तो वो बड़े हँसे। कहने लगे, यार आप भी ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करता। ये तो इस वक़्त ये तासुर ये ब बन चुका है कि इसके आने के बाद यूक्रेन में आपको रिलैक्स मिलेगा सही। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो मैंने कहा वो होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा नो, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा लेट्स सी, देखेंगे। मेरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। सही। तो खुलासा ये है कि ये बातें तो खुद ये वो रशिया में भी हो रही हैं, अमेरिका के अंदर भी हो रही हैं। वो समझते हैं कि ये ट्रम्प जो है वो रशिया की सपोर्ट से ही इलेक्शन जीतकर फिर दोबारा से आया है और उन्हीं के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक तबका है जो इसको जो है वो नहीं इसको लेता है। बाय नहीं वो कहता है करता। कि नहीं, ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि देखिए, अमेरिका को भी चलाने के लिए पीछे सीआईए बैठी हुई पेंटागन है, है। ज़ाहिर है, पेंटागन है, सीआईए, ये सारे जो उनके इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। डीप स्टेट। डीप स्टेट। तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो रशिया को इतना एक्सेस दें। लेकिन ट्रम्प, जैसा आपने कहा, कि वो खुद एक सरफिरा भी है। इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव हाँ, कहेंगे वो उसको। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे काम भी करता है, वो कहता है बस ठीक है, कुछ ऐसा अनोखा काम करो कि ताकि मैं मेरी जो कंपनी की मशहूरी जो है वो होती रहे। सर साहब एक अब लिंक हुई डिस्कशन पाकिस्तान से, अगर आप चाहें इस पे लपुशाई करें। जी। बहुत से लोग ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प और इमरान खान साहब की शख्सियत एक जैसी है। आप मुत्तफ़िक हैं या नहीं है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प तो बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ, अगर मेरे नज़रिए से देखें, शायद आप कहें कि नहीं मैं बहुत ही कोई एक्सट्रीमिस्ट बयान दे रहा हूँ, मैं उसको अहमक समझता हूँ। अच्छा। जबकि इमरान खान को फिर भी किसी हद तक मैं एक माकूल इंसान समझता हूँ कि जो देखें, उसके इख्तलाफ़ात हुकूमत के या इदारों के जो भी अपनी जगह पे हैं। लेकिन जो उनके बारे में एक तासुर था कि वो ये सख्तियाँ, ये मुश्किलात बर्दाश्त वो नहीं कर हुँ, हुँ। पाएँगे, उन्होंने साबित तो कर दिया है। तो एक बतौर इंसान हमारी हमदर्दी तो अब उनके साथ वो बन जाती है ना कि यार 2 साल से, भई दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी जेलों में गए। 6 महीने, साल, डेढ़ साल बाद उनको रिलैक्स मिला, वो मुल्क से चले गए। इसको मुल्क छोड़ने की सुना है कि ऑफ़र है। मुझे नहीं पता कि ये इत्तलात मुझे मुसद्दिक़ा हैं या नहीं, लेकिन ये खबरें थी कि उनको कहा गया कि आप चले जाएँ, मुकदमात नहीं, वो समाप्त हो लोग जाए। जो लेकिन मुश्तरका ढूँढते हैं, मैं उसकी तो थोड़ा-सा हाँ, मैं अभी आप कंटिन्यू की इलैबोरेट कीजिएगा इस पॉइंट को, मैं इलैबोरेट करूँ आपको। वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली दोनों जो हैं पॉपुलिस्ट हैं। मतलब ये कि आवाम के जज़्बात के साथ एक तरह से, मतलब मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रम्प की जो सियासत है, वो है मोस्टली राइट विंग सियासत, हुँ, ठीक है? कि अमरीकियों का हक होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट है, सिस्टम है, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रम्प ने कहते हैं आवाज़ उठाई हुई है। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में तासुर ये है कि शुरू में वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, इक़्तिदार में आने के लिए वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गए। अब चूँकि वो इक़्तिदार में नहीं हैं, तो उस वजह से वो, बहुत से लोग कहते हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो किसी एक शख्स के खिलाफ है और उनका कहना भी यही है कि मुझे ले आओ इक़्तिदार में, उनकी सारी बातें हैं। बहरहाल, तो कहने का मेरा मतलब ये है, हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे नहीं जाएँगे सही। कि डोनाल्ड ट्रम्प के क्या मामलात रहे या इमरान खान साहब पे क्या इल्ज़ामात लगते रहे, वो हमारा डोमेन नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल बयानबाज़ी है, मतलब लोगों के अंदर उनको अपना नैरेटिव सेल करने आता है और वो जो नेशनलिस्टिक इश्यूज़ हैं, उसकी वो सही तरह से उसको बना भी देते हैं और फिर उनकी कल्ट फॉलोइंग भी बन जाती है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने कह दिया यही सच है, या ट्रम्प ने कह दिया यही सच है। लॉजिक कुछ और है आपके पास।
आर्ग्यूमेंट्स कुछ और हैं। लोग उनके मानने वाले उस चीज़ को नहीं मानेंगे, उनके हक के लिए कुछ ना कुछ वो चीज़ें बनाएँगे। मैं इस बात से यहाँ तक तो इत्तेफ़ाक करता हूँ कि ये इस तरह की सिमिलैरिटीज़ हाँ, मुमकिन है कि देखिए अमेरिकी सदर को ये एज हासिल है कि वो अमेरिका का सदर है। सही, और जो दुनिया है आज की, मैंने कहा कि उसकी दुनिया की सोच गुलामाना सही, और मफाद पसंदी की सोच सही। है। तो मफाद पसंदी में हर कोई आज ये चाह रहा है कि ट्रंप के सामने अपने नंबर बढ़ा ले, कोई भी हो। तो वो नंबर बढ़ाने के लिए हर कोई उसकी बात मान रहा है। सेम इसी तरह इमरान खान है, ये इमरान खान पॉपुलर है, इसकी फॉलोइंग है, ये बात सही है और फॉलोइंग भी ऐसी है, आपसे आपने सही कहा है कि जो भी कह दे, लोगों ने बिलीव करना है, लोगों ने तहकीक नहीं करनी, हुँ। लोगों ने इसकी जड़ में नहीं जाना है। भाई खान साहब ने कहा है बस ठीक है। तो ये वाला जो फैक्टर है, ये ट्रंप और इनके दरमियान किसी हद तक इसको कह सकते हैं कि ये इसमें नहीं, और एक और मुमातलत नैरेटिव है। भी तो हो सकती है ना साबिर साहब। लोग ये कहते हैं कि खान साहब हो या ट्रम्प साहब हो, वो अपने आस-पास उन्हीं लोगों को पसंद फरमाते हैं कि जो उनको लड़ने-झगड़ने का मशवरा देते हैं। देखें, ये तो हर इंसान अपने करीब उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो उसके ज़्यादा करीबी और जो उसके ज़्यादा हम-आहंग होते हैं, जो उसकी मेंटालिटी के साथ चलने वाले होते हैं। अब ट्रंप अपने बाइडेन को तो साथ लेके नहीं चलेगा। इमरान खान वो कभी भी नवाज़ शरीफ को तो अपनी काबीना में लेकर वो नहीं चलेगा। तो ये तो हर किसी का है, आप भी हैं, मैं भी हूँ। कोई काम करना है तो ऐसे अफ़राद की तलाश की जाएगी कि जो अफ़राद ज़हनिया माँग उनका ज़हनी तौर पर मेरे हम-आहंग हों, जो जैसा मैं कहूँ, वो मुझे राय-मशवरा तो दें, हाँ, लेकिन उस राय-मशवरे के साथ हमारी हम-आहंगी कंसेंसस बने, सही। ना कि कॉन्फ्लिक्ट बने। तो कॉन्फ्लिक्ट वाले को तो कोई भी नहीं रखता अपने साथ। अच्छा। ये तो हर जगह नहीं, की मैं कानून है। ये मैं मैंने आपसे ये कहा कि बेसिकली इमरान खान और डोनाल्ड ट्रम्प साहब के आस-पास वो लोग ज़्यादा होते हैं कि जो उन दोनों को चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में रहें। मतलब उनको मशवरा देते हैं कि आप लड़ें, मरें, मतलब आपको एक सिस्टम से लड़ना है, तो ऐसे लोगों को पसंद फरमाते हैं। अब ये इसके लिए तो तहकीक करना पड़ेगी कि आया वाक़ई यही मसला है, क्योंकि जो पहले आपने बात की थी कि वो पहले एंटी थे, बाद में प्रो हो गए, फिर एंटीज़ को है, तो मैं इस बिहेवियर को देखकर तो ये वाली बात पे मैं यकीन नहीं कर सकता, ये पूरी प्रैक्टिस को अच्छा। देखकर पिछले 25 साल की। क्योंकि जब वो इस तरफ थे, तो भी तो कोई उनको कह रहा होगा ना। नहीं, तो उसमें उनको जब इस मफ़ाद था, तरफ आ गए, वो मफ़ाद था ना। तो भी तो कोई कहने वाला होता ना कॉन्फ्लिक्ट के लिए, तो उस वक़्त तो नहीं था कोई। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई गैप्स। साबिर साहब उस वक़्त ऑब्वियसली जब वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे तो उनको नज़र आ रहा था कि उनकी हुकूमत आने वाली है। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पे हमने एक जनरल फिनोमेना पाकिस्तान के अंदर देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब भी एक पॉलिटिशियन किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के 5 साल पूरे नहीं किए, आप इससे आगाह हैं, जी, पाकिस्तान की बिल्कुल पूरी तारीख़ है ये। मतलब लियाकत अली खान से लेके अब तक के जितने भी वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए। नाज़रीन, ये आप भी इस पे गौर-व-फ़िक्र कीजिएगा। अच्छा, 5 साल पूरे नहीं किए, कभी अदालतों ने उनको निकाल दिया, कभी नवाज़ शरीफ साहब को निकाल दिया गया, फिर इमरान खान को निकाल दिया गया। एक सिस्टम नहीं चला है। लेकिन हमने ये देखा कि जब भी वज़ीर-ए-आज़म निकलते हैं, अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत और ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो सोचने वाले होते हैं अगर हम उनको निकालेंगे यहाँ से, तो वो जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर वो थोड़े से सेरेमोनियल तरीके से नहीं निकाले जाएँगे, मतलब थोड़ा-सा उनको बेइज़्ज़त करके निकाला जाएगा तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाती है, उल्टा होता है। उल्टा होता। अवाम फिर इलेक्शंस के ज़रिए अपना एक फ़ैसला देते हैं, फिर अलग बात है, फिर उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी मचती है कि इलेक्शंस कितने जेन्युइन है, कितने फेयर हुए, वो एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है, तो इमरान खान साहब के हवाले से मैंने ये बात ये की, कि उनको इस वक़्त ये नज़र आ रहा है कि इस वक़्त अगर मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव अपनाऊँगा, तो ये मुझे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। ज़ाहिर है कि वो अभी वो जेल में हैं और अभी उनकी जो दुश्मनी का लेवल है, वो ज़ाहिर है कि वो यही है। सही। तो वो अगर जितना इसमें गुड़ डालते रहेंगे, उनके लिए मीठा होता जाएगा। लेकिन सोचना ये है कि वो मुल्क के लिए क्या हो रहा है। दोनों पार्टीज़ की तरफ सोचना, तो सोच तो ये पैदा करनी चाहिए कि भई मुल्क का मफ़ाद क्या है, कौमी मफ़ाद क्या है, अवाम का मफ़ाद क्या है, हमने अपनी स्टेट को कैसे आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए अगर कहीं पर भी किसी भी फैक्टर को थोड़ा-सा झुकना पड़ता है, वो झुके, अपना काम इस वक़्त जो बुनियादी हमारा मकसद है, वो स्टेट को आगे बढ़ाना है। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरफ मतलब लचक दिखानी पड़ेगी। तमाम तबक़ात को सोचना चाहिए और कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए कि जिसमें कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता हो कि जो पाकिस्तान की फ़लाह और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए लेकिन हो। फिर अवाम बेवकूफ़ बनते रहेंगे फिर। अवाम तो देखिए बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, अवाम का मसला ये है कि जो आपने पहले भी कहा कि इनको नहीं करने दिया, सियासतदानों की वो जो है ना, अपनी भी वो गलतियाँ हैं। जब आप अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, किसी और के कंधे पे रख देते हैं, तो फिर आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते। जब तक आपको फ़ायदा मिलता रहे, आप कहते हैं बहुत अच्छा था। लेकिन जब वो फ़ायदा नुकसान में बदलने लग जाए, तो फिर सही, आप कहते हैं कि भई सिस्टम ही ख़राब है। सही। तो सिस्टम में तो आप ही थे, हम तो नहीं थे ना। सिस्टम तो आप ही चंद लोगों से मिलके बना था ना। तो वो सिस्टम जब तक
तू मुझे अच्छा कहे, मैं तुझे अच्छा कहूँ तो ठीक था, लेकिन जब इसको नाज़रीन कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी कहते हैं, जो साबिर साहब जो बयान फरमा बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये कि जो चीज़ मुझे पसंद है और उस वक़्त मेरे काम आ रही है तो मैं उसको बोलूँगा अच्छा। लेकिन फ़र्ज़ करें मेरे मुखालिफिन को कोई भी चीज़ पसंद जो मुझे पसंद है लेकिन उसके वो काम आ रही है तो मैं उसको बोलूँगा गलत। ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया है आपको। इस तरह के सियासतदान सियासतदान क्या अब इस मुल्क के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब करते हैं। बहरहाल इमरान खान पे गुफ्तगू निकल आई और वो ज़रूरी था क्योंकि इमरान खान के नाम से व्यूवरशिप आती है तो हमने ये सोचा कि अब ये बात करते हैं। लेकिन बहरहाल साबिर साहब आगे चलते हैं। ज़ेलेंस्की का आपने हवाला दिया। यूक्रेन के ऊपर रूस ने जब चढ़ाई की, दखल-अंदाज़ी की, इन्वेजन जिसको आप कहते हैं, दर-अंदाज़ी जिसको आप कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, उस पे मुख्तलिफ राय है। मैंने तहकीक की, मैंने प्रोग्राम में इसी हफ़्ते रूस और यूक्रेन पे एक प्रोग्राम किया। 20% हिस्सा इस वक़्त रूस के कब्ज़े में है। डोनाल्ड ट्रम्प ये ऑफ़र कर रहा है यूक्रेन को कि हम तुम्हारे मामलात हल करवाते हैं, हमें मिनरल्स तक मतलब हुँ, मादनियात तक रसाई दो हमें। अच्छा, नाज़रीन को बताते चलें रूस और यूक्रेन के हवाले से 10 साल पहले भी इनकी जंग हुई थी और डोनबस एक इलाका है, वो उन्होंने उस इलाके पे जंग हुई और यूक्रेन के अंदर एक रूसी प्रेसिडेंट थे, बल्कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे जो समझे जाते थे कि वो रूसी हिमायत याफ्ता हैं। उनकी जब गवर्नमेंट ओवरथ्रो की गई, तो इल्ज़ाम ये लगता है उसके बाद से डिस्टेबलाइज़ेशन यूक्रेन में बढ़ गई। यूक्रेन पहले रूस का एक हिस्सा था, फिर जब सोवियत टूटा और फिर बहुत सारी डिसइंटीग्रेशन हुई, वो फैल गया। बहुत बहुत बड़ा जज़ीरा है, बहुत बड़ा खित्ता है वो। हुँ। तो बहरहाल तो उसके बाद ये हुआ, ये बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम एक डिस्कशन साबिर साहब के साथ करके एक नतीजा आपको देना है। फिर ये हुआ कि जब यूक्रेन के अंदर के जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, जो रूसी हिमायत याफ्ता समझे जाते थे, उसके जब वो हटाए गए तो वहाँ पे एहतजाज शुरू हो गया। और यूक्रेन के अंदर ऐसे बहुत से खित्ते हैं कि जहाँ पे आज भी रूसी ज़ुबान बोली जाती है और वो सेपरेटिस्ट मतलब अपने आप को यूक्रेन से अलग करना चाहते हैं। तो रूस पे इल्ज़ाम लगता है कि वो ऐसी तहरीकों को उसने हमेशा से सपोर्ट किया। बहरहाल 8-9 साल ये चलती रहे, मामला चलते रहे रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग। 2019 में सीज़ फायर हुआ। 2022 के अंदर साबिर साहब आग भड़की। नाटो के अंदर यूक्रेन को लाने की कोशिश की गई। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था। व्लादिमीर पुतिन उस पे गुस्सा हो गए। तो उन्होंने कहा है कि यूक्रेन का राइट टू एक्सिस्ट नहीं है और हम किसी भी सूरत नाटो में लाने नहीं देंगे। नाटो में ना आने की वजह आपको सबको मालूम है कि ज़ाहिर बात है रूस तक एक तासुर है। यूरोपियन ममालिक जो है वो जाना चाहते हैं और यूक्रेन के ज़रिए वो रूस को कमज़ोर करना चाहते हैं। बहरहाल चढ़ाई हुई, जंग शुरू हुई, अमेरिका ने करवाई, किसी ने भी करवाई लेकिन खबर ये है साबिर भाई कि आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जिसने नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है, व्लादिमीर पुतिन का भी अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो इंटरनेशनल जो इदारों का दोहरा मेयार है, फ़र्क यहाँ पर ये है। देखिए, एक तरफ राइट है, एक तरफ जारहियत है। सॉरी। राइट क्या है कि अगर आपकी सोवरेनिटी खतरे में है, आपके ऊपर कोई काबिज़ ताकतें आकर आपके गिर्द घेरा तंग करना चाहती हैं, आपको माशी तौर पे कमज़ोर करने के लिए आ रही हैं, आपके घर के गिर्द घेरा तंग कर रही हैं, तो ये आपका अल्टीमेट राइट है, एब्सोल्यूट राइट है कि आप उस खतरे को रोकें। एक है कि एक जगह के ऊपर बाहर से आकर दहशतगर्द काबिज़ों ने, सेहूनियों ने, आबादकारों ने आके कब्ज़ा किया है 77 ईयर्स में। इसी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इदारे ने करारदादें पास करके उनको जगह दी है और आज वो जस्टिस के लिए मारी-मारी फिरने वाली फ़लस्तीनी कौम दुनिया में दरबदर है और फ़लस्तीन में वो नस्लकुशी बर्दाश्त कर रही है। नेतन्याहू का भी वारंट निकालते हैं आप, यहाँ पे भी निकालते हैं, नेतन्याहू एब्सोल्यूटली रॉन्ग है। रशिया अपनी जगह पर एब्सोल्यूटली कि किसी हद तक राइट है। क्यों? क्योंकि अपनी सोवरेनिटी बचा रहा है, वो एक सोवरेन स्टेट है। अच्छा, उसने बढ़कर किसी को ये नहीं कहा कि हम तुम्हें मारने आ रहे हैं। जब आपने उसके दरवाजे पे थ्रेट पहुँचा दी, थ्रेट पहुँचाने की कोशिशें शुरू कर दी, तो उसने उस थ्रेट को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। तो ये तो उसका राइट है। अच्छा। तो लिहाजा ये दोहरा मेयार जो है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का, ये उसकी बड़ी सादा-सी मिसाल है। अब अगर पुतिन किसी मुल्क में जाएँ, तो ये दोहरा मेयार पुतिन को तो गिरफ्तार कर लेगा। वो नेतन्याहू जो अमेरिका में आया है, अमेरिका को इसलिए इम्यूनिटी दे दी कि वो कहते हैं कि वो जो स्टैच्यू ऑफ रोम है जिसमें 126 मुल्कों ने साइन किए हैं, अमेरिका उसमें शामिल नहीं है, अमेरिका वो निकल चुका है। तो फिर किस बात का अमेरिका बैनुल-अक़वामी कवानीन और हकूक़ की बात करता है? कौन से इंसानी हकूक़, कौन-सी इंसानी दुनिया की बात करता है? कि जब वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट को नहीं मान रहा, जिसमें दुनिया के 126 मुल्कों ने साइन किया है, कि जिन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कानून की पासदारी के लिए अगर कोई वारंट निकलेगा तो हम सारे उसके पाबंद हैं। तो अमेरिका क्यों पाबंद नहीं है? अमेरिका कोई अलग मखलूक है? क्यों नेतन्याहू को उसने वो गिरफ्तार नहीं किया? क्यों उसने ये इक़दामात नहीं किए कि वो वहाँ उसको गिरफ्तार करवाता और उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई करता? तो अगर यही पुतिन अगर जाए वहाँ पर, तो क्या क्या होगा?
उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पुतिन ने या रशिया ने दरअंदाज़ी नहीं की, जारियत नहीं की। पहला मसला ये है कि इसे क्लियर होना चाहिए। आपकी नज़र में मुमकिन है ये जारियत हो? जारियत वो होती है कि जहाँ आप अपने मकासद के हसूल के लिए जाते हैं। यहाँ तो आपके गिर्द खतरे की दीवार खींची जा रही थी। आप उस दीवार को गिराने के लिए गए हैं, उस दीवार को खड़ा ना करने के लिए गए हैं, कि वो दीवार ही खड़ी ना हो सके। तो ये एक बड़ा डिफरेंशिएट है दोनों के अच्छा चलें ठीक है, रूस एक सॉवरेन कंट्री है, इसराइल जैसे आप कहते हैं वो तो ऑब्वियसली इल्लेजिटिमेट है तो इसराइल। इसराइल इल्लेजिटिमेट। अच्छा एक सॉवरेन कंट्री को भी क्या ये राइट है कि वो किसी भी एक्सट्रीम पे चला जाए? आज की जो दुनिया है, जो रियलिज़्म है, जो रियलिस्टिक अप्रोच है, वो क्या है? वो हुँ, आपने तय की है ना, किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तय की है। आप ताकत के ज़ोर पे अफ़गानिस्तान गए या नहीं गए? सही, आप ताकत के बलबूते पे इराक पे आपने फ़ौजें उतारी या नहीं उतारी? क्या कसूर था इराकियों का? सही। इतने हज़ार लाखों इराकी आपने कत्ल कर दिए, हमारे अफ़गान भाई आपने वो कत्ल कर दिए। तो अब अगर ये कानून आपके लिए है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए भी यही कानून है, वो रूस के लिए भी यही सबके लिए जिसके गिर्द खतरा आपने कहा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को अफ़गानिस्तान से खतरा है। व्हाट इज़ दिस? ठीक है ना? कोई शट अप कॉल देने वाला नहीं था उस वक़्त। सारे खौफ खा गए, वो डर गए। अफ़गानिस्तान की उन्होंने धज्जियाँ बिखेर दी आकर। आपने कहा कि डब्ल्यूएमडीज़ पड़े हुए हैं इराक में। सद्दाम को केमिकल वेपन देने वाला कौन था वो जिसने 1980s में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए थे? आप ही लोग थे। अब आपने आकर ताकत के बल तो भाई अगर आप ये कर सकते हैं तो रूस के पास फिर आपसे 200% राइट है कि अगर आप उसके दरवाजे पे बदमाशी करने जाएँगे, तो रूस का ये 200% राइट है कि आपकी बदमाशी को वो साबिर साहब लेकिन जैसे आप एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं और इंसानियत का दर्द हर किसी के दिल में होता है ना? अगर रूस के पास तमाम पॉलिटिकल राइट हो रहे हैं कि वो काउंटर अटैक करना चाहे, जो कि मैं कहता हूँ मेरी नज़र में वो उसने खुद से अटैक किया है क्योंकि वो प्रिएम्प्टिव मूव भी अगर होती है कोई चीज़ तो वो भी काउंट होती है कि आपने ही एडवांस किया है। आप इस खौफ की वज़ह से कि वो मुझ पे आके हमला ना कर दे। बहरहाल वो तो कर दिया उन्होंने लेकिन जो वहाँ पे अब वेस्ट का मीडिया कोट कर रहा है ठीक है, हमारे पास कोई वेरिफ़िकेशन करने का दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन वहाँ ये लोग कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट की अब्यूज़ेस हो रही हैं वहाँ पे। इंसान कहीं का भी हो, किसी के हाथ मरे, हमें तो उसका गम तो मनाना है ना, दुःख का इज़हार तो करना है। मैं इस बात का कायल हूँ कि जो भी जंग में ज़ाहिर है कि नुकसान हो रहा है, यूक्रेनियन शहरी जो बेचारे निहत्थे हैं, बेगुनाह हैं, अगर इन गोलाबारी में, जंग की ज़द में आकर वो मारे जा रहे हैं, तो ये वाक़ईन एक यानी मैं इसकी फ़ेवर नहीं कह रहा। सही, मैं उस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की हिमायत कर रहा हूँ या उस पॉलिटिकल थॉट की फ़िक्र की बात कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से ये जंग हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि जंगें बहुत अच्छी हैं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जिस वजह से हुई है, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। वो ना करता तो उसका हशर इससे भी ज़्यादा वो बुरा होता। ये जो यूक्रेन में हो रहा है इससे ज़्यादा वो रूस में हो रहा था। तो उन्होंने एक बड़े नुकसान को रोकने के लिए उन्होंने ये प्रीएम्प्टिव मूव ली है। अब अगर ली है तो अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको ख़त्म किया जाए। ज़ेलेंस्की के दोस्तों को ये चाहिए कि वो ज़ेलेंस्की को समझाएँ कि भाई तुम हमसाए हो, तुम इधर से दूर भाग नहीं सकते इनसे। एक बुनियादी बात है। सही, आपने फिर भी यहीं रहना है। सही। तो कब तक वो लड़ोगे? नहीं, अभी वो गए थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने उनको बुलाया था और वहाँ पे और फ्रांस के भी इमैनुअल मैक्रॉन प्रेसिडेंट मैक्रोन भी है इवन। वहाँ पे लेicester पे ग़ालिबन मुलाकात हुई थी। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी आए थे, तो उन्होंने यही कहा कि हम साथ खड़े हैं और ऐसा हम प्रपोज़ल बनाएँगे कि डोनाल्ड ट्रम्प को पेश करेंगे जिससे यूक्रेन का फ़ायदा हो। दरअसल वैसे बाय द वे आपको पता है कि ज़ेलेंस्की साहब एक बहुत मशहूर एंटरटेनर और अदाकार रह चुके हैं। मेरे इल्म में वैसे बराह रास्त तो नहीं है लेकिन सुना है, आज आपसे भी सुन रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं देखते फ़िल्में? आपको देखनी चाहिए, आप क्यों नहीं देखते? आपको मालूम होना चाहिए कि ये बहुत इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो है साबिर साहब। ये जो साहब थे इन्होंने 2015 में अपनी एक प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ था और इन्होंने की एक सीरीज़ आई थी द सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से और द सर्वेंट ऑफ द पीपल में इन्होंने वहाँ पे एक फ़िक्शनल किरदार यानी एक किरदार अदा किया था सदर का यूक्रेन का और वो खुद ही सदर वो बन गए। इतना मकबूल हुआ कि 2019 में बल्कि उस उसके अंदर हम अपने कैमरामैन हमारे जो हैं वो भी इसमें मुस्कुरा रहे हैं। उसके अंदर ऐसा हुआ कि इतना लोगों में मकबूल है कि वो करप्शन के खिलाफ बात करते थे। तो बाकायदा 2019 में जिस सीरीज़ उन्होंने बनाई हुई थी द सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से, उन्होंने उसकी पार्टी बना ली अच्छा, और लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने ज़ेलेंस्की साहब ने हासिल की। तो उनको एक तरह से लोग जब उनको बेलिटल करते हैं, डीमीन करते हैं, कहते हैं कॉमेडियन जो है वो यूक्रेन का प्रेज़िडेंट बन गया। ये इसी तरह की नाज़रीन कहानी एक बहुत ही मशहूर फ़िल्म थी इंडिया की, बॉलीवुड की, अनिल कपूर साहब की नायक, वो देखी है आपने?
नहीं, नहीं। जिसमें वो एक दिन के लिए एक्सीडेंटल जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे और ऐसे चीफ मिनिस्टर बने थे अमरीश पुरी साहब से। वो जैसे बैंक का इंटरव्यू कर रहा साफिर अबू मरियम का वो बात कर रहे थे तो अमरीश पुरी साहब जो थे वो उन पे गुस्सा हो गया, कहने लगे तुम मुझे क्रिटिसाइज करते हो, तो एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनो। वो बन गए, फिर उन्होंने काम किया, फिर अवाम में मकबूलियत हासिल की और जब उन्होंने अवाम में मकबूलियत हासिल की फिर वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा, फिर वो मुख्यमंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। तो गालिबन ज़ेलेंस्की साहब ने अनिल कपूर साहब का मॉडल जो है वो फ़ॉलो किया बॉलीवुड का। बहरहाल हम एक डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ज़ेलेंस्की के हवाले से। तो इस वजह से साबिर साहब ज़ेलेंस्की को बहुत से लोग सीरियस नहीं लेते, बल्कि मेरे प्रोग्राम में बहुत से गेस्टों ने ये बात की है कि यूरोप और अमेरिका दोनों इसको स्केपगोट बना रहे हैं, यानी ये कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं अपने मफादात के लिए। मैं भी ये सारी स्टोरी जो आपने सुनाई है, ये जो बॉलीवुड की जो कहानियाँ हैं, बॉलीवुड की कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ेदार हैं सही, और देखने में भी बहुत सही, मज़ेदार हैं। सही। लेकिन हक़ाइक़ की जो दुनिया है वो बॉलीवुड की दुनिया से बहुत अलग। तो ये ज़ेलेंस्की को भी अब आटे दाल का पाव। और गालिबन शायद ज़ेलेंस्की के दिमाग में यही था कि चूँकि मैं लोगों में मकबूल हूँ हुँ। और मकबूलियत का जब नशा होता है नाज़रीन, ये बहुत खतरनाक होता है। अरे तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो हम जो इनकी सुनते हैं अक्सर के बॉलीवुड की, तो वो इनके फ़ौजी हों या ये सारी सही, वो अलग हैं, मैदान में इनकी जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। सही। ये हमने जंगों में देखा है, ये हम उन तजुर्बात से, क्योंकि ये मिसालें हमने कई फ़लस्तीनी रहनुमाओं से सुनी हैं कि जब इज़राइली फ़ौजी उनके सामने भाग जाते हैं या अमरीकी फ़ौजी उनके सामने दुम दबा के भागते हैं, तो उनके लिए यही मिसाल आती है कि बॉलीवुड में तो ये बड़े सही। ये एक्शन नहीं, जैसे करते हैं और फ़िल्म बनी बड़े-बड़े थी इंडिया की बहुत बड़ी-बड़ी इंटरेस्टिंग। इम्पॉसिबल चीज़ें करते हैं, लेकिन हाँ, रियलिटी में ये है कि इनके जो है ना वो भाग जाते हैं। जैसे इंडिया में एक बहुत मशहूर फ़िल्म बनी थी नाज़िर सैफ अली खान साहब की, उसमें इनका एक डायलॉग बहुत मशहूर था कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। उन्होंने ये बहुत मशहूर ये डायलॉग किया। लेकिन डायलॉग फिर तो ये गलत हुआ था, लेकिन कि अभिनंदन साहब को जब यहाँ पकड़ा गया पकड़ा गया। 26 फरवरी को कि हम जंग के हक में नहीं होते, कहीं का भी फ़ौजी हो उसका राइट है कि वो अपने मुल्क में जाए, ये मेरा मानना है। लेकिन बहरहाल तो ये इस वजह से हम देख आपको एक सेकंड ओपिनियन दिया एक यूरोप के हवाले से। आज यूरोप के हवाले से यही डिस्कशन को वाइंड अप करके अब चलते हैं मिडल ईस्ट की तरफ, बिल्कुल। जिस पर आप बहुत बाकायदा लिख रहे हैं, ख़ास तौर पर शाम के अंदर जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जुलानी की हुकूमत आपको लगता है वो ख़तरे के शिकार है। तो सीज़फायर का क्या होने जा रहा है इसराइल के अंदर? क्योंकि वो ये कह रहा है, ट्रम्प ये कह रहा है कि हम किसी सूरत हमास को कबूल नहीं करेंगे और इसराइल भी ये बात कह रहा है। सीज़ फायर के लिए 2 बड़ी मुश्किलात हैं, एक तो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरे नेतन्याहू। सही, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो गज़ा को खाली कर दें, 23-25 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर कर दें, तो वो तो नहीं हो पाएगा और ये होना भी नहीं है। ये उनका ख्वाब है, जो उनके साथ ही वो कब्र में चला जाएगा। नेतन्याहू जो चाहता है कि वो एक नई जंग शुरू करे। नई जंग क्यों करे कि देखें वो जंग हार चुका है, मैदान में भी हार गया, उन्होंने कोशिश की कि वो टेबल पे जीतें, लेकिन टेबल पर भी उनको ये जंग मेज़ पे भी जीतने का मौका नहीं मिल रहा कि जो मीडिया स्ट्रैटेजी जो जो हमास ने अपनाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने इनको ज़लील और रुसवा कर दिया है, हर चीज़ खोल के रख दी है। जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि हमारे कैदियों के साथ ये किया, ये किया, ये किया, वो कैदी तो आके वो किस कर रहे हैं उनको, फ़लस्तीनी फ़ौजियों को, जी, जी, जी। ठीक है ना? वो तो यानी अच्छा सलूक किया है। मोहब्बत से पेश आ रहे हैं कैदी। जो तो बात है। ये यानी ये तो पूरी दुनिया को चेंज कर दिया ना। अब उनकी तकलीफ है कि भाई ये इतनी पॉपुलैरिटी हो रही है, इनका सारा मकसद हासिल हो रहा है, हमारा एक भी मकसद नहीं हो रहा, तो वो जंग चाहते हैं। तीसरा मसला है कि जो अरब लीग का इजलास है, अरब लीग ने अब वही डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा अडॉप्ट कर लिया है कि अगर वो गज़ा से नहीं निकालना है तो ये गज़ा का कंट्रोल कौन संभालेगा। ये सेकंड फेज़ है। सीज़ फायर का फर्स्ट फेज़ है ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स। सेकंड फेज़ है कि हू विल रन द गवर्नमेंट, हू विल रूल ओवर इन द गाज़ा स्ट्रिप। अब जो गाज़ा स्ट्रिप है, उसमें अगर हमास को माइनस करके आप बनाएँगे गवर्नमेंट, तो नहीं चल सकती। 25 लाख लोग जो है ना वो हमास से मोहब्बत करते हैं, वो हमास के दोस्त हैं, वो हमास से प्यार करते हैं, जान देना चाहते हैं हमास के लिए। वो अपने टूटे हुए घरों पर तो रह सकते हैं, हुँ, लेकिन अपनी डिग्निटी को सोल्ड आउट नहीं कर सकते। ये कल मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के सही। प्रोग्राम में भी ये अपना तज़किया दिया, उनको बताया कि देखें आप कुछ भी कहें, ये अरब सरबराह कहाँ थे? 15 महीने में ये क्यों नहीं बैठे इस तरह? आज इनके दिल में ये दर्द उठा है कि ये क्या कहते हैं कि हम रीबिल्ड करेंगे, हम फलाँ करेंगे, हम ये करेंगे। ओ भाई तुम 15 महीने से पहले उठते, अपनी फ़ौजें भेजते, फ़लस्तीन आज़ाद करा लेते, शायद कम खर्चा होता। अब जो $60 अरब का खर्चा करोगे, तो ये तुम $30 अरब में ये काम कर सही। लेते। फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिल जाती, जस्टिस मिल जाता। वो काम आपकी हिम्मत नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप जब नाकाम हो रहा है, तो उसने अपने पपेट्स छोड़ दिए हैं कि भई अब ये काम करो। पपेट्स कौन? ये अरब्स, सही। तो अब ये अरब्स क्या कर रहे हैं? हुँ, ये उनको घेर रहे हैं। हमास को। हमास को नहीं, घेर नहीं रहे, हमास को नहीं, फ़लस्तीनियों को। फ़लस्तीन हमास को तो ये निकालना चाहते हैं, हमास को तो माइनस करना अरब चाहते भी हैं। नहीं चाहता कि हमास रहे। मैंने आज भी ट्वीट पे लिखा, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने लिखा है कि ये जो मुआहिदा है, इसके अंदर ना तो गज़ा से जो जबरी नकल मकानी है,
और गज़ा के जो दीगर मामलात हैं उसके बारे में इसके जो अरब लीग के इजलास में कोई वाज़ेह कोई पेशरफ़्त बताई नहीं गई है, मुबहम है। इसका मतलब कि इसमें ग्रे एरियाज़ हैं, राइट? तो ग्रे एरियाज़ के साथ ये अरब समिट काम नहीं कर सकती, तो ये खतरात हैं। सीज़ फायर किसी वक़्त भी वायलेट हो सकता है और वायलेट हो रहा है नेतन्याहू की जानिब से आए दिन अच्छा। लेबनान के अंदर और नहीं, गज़ा वो के तो हो अंदर रहा है, बिल्कुल हो वायलेट रहा हो है। रहा है। और किसी वक़्त भी, और ये खबरें भी इसराइल के अंदर से आ रही हैं कि नेतन्याहू एक बड़ी जंग मज़ीद लेकिन साबिर साहब, एक वहाँ इसराइल के अंदर गज़ा के पे भी कुछ इम्पोज़ करना मामलात चाहता ख़राब चल रहे हैं। हमने कल देखा, मैंने पढ़ा था कि जिनकी नेसेट पार्लियामेंट है इसराइल की, है। जी, जी। वहाँ पे उनके अंदर जो अपोज़िशन के जो लीडर हैं, उन्होंने ग़ालिबन कॉल दे दी है नेतन्याहू को हटाने की। वो तो बहुत पहले से ये चल रहा है, वो तो काफ़ी टाइम से वहाँ तो पे वो क्यों नहीं हट पा रहा? अगर वहाँ उसको इतनी मुखालफत है। अमरीकी सपोर्ट उनके साथ है। अच्छा। जब तक अमरीकी हिमायत है, अब देखें ज़ेलेंस्की की एक बात रह गई। सही। जब ज़ेलेंस्की ज़लील होकर वहाँ से आए हैं, अभी ज़ेलेंस्की के बारे में अमेरिका ने क्या कहा है? उन्होंने अपोज़िशन को आज कह दिया है कि भई नए इलेक्शन करो यूक्रेन में। और ये भी कहा, डू नॉट गैम्बल विद वर्ल्ड वॉर 3, ये ठीक भी है, कहा तीसरी ठीक है चीज़। ना? ये तो ज़ेलेंस्की को कहा ना उन्होंने, लेकिन अब अपोज़िशन लीडर को कहा है कि इलेक्शन की तैयारी करो, सही है, मतलब जिसको चाहते हैं चढ़ चलाओ। सकते हैं। सही है। सेम अभी नेतन्याहू को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। जिस वक़्त चाहेंगे नेतन्याहू को हटाना, तो यही नहीं, अपोज़िशन लीडर मैं आपसे ये इनको पूछना चाह रहा हूँ, आप किक ज़्यादा मार के चीज़ों हटा को देगा। समझते हैं, प्रिवी हैं मामलात से। नेतन्याहू को रखने के पीछे अमेरिका का क्या फ़ायदा है? देखिए, इसराइल को समझना चाहिए कि इसराइल अमेरिका की प्रॉक्सी है। ठीक है। खित्ते में अमेरिकन प्रॉक्सी इसराइल है। इसराइल के ज़रिए वो कंट्रोल करते हैं। वो एक धाक बिठा के रखी है, उन्होंने बदमाशी लगा के रखी हुई है। इसराइल चलाने के लिए ऐसा ही बदबख्त जनूनी इंसान चाहिए, वो नेतन्याहू जैसा। नहीं, अगर 7 अक्टूबर के बाद कोई और नेतन्याहू की जगह होता है इसराइल के अंदर, तो शायद सिचुएशन और होती। ये तो तज्ज़िया अच्छा। खुद अरब दुनिया के अंदर है, खुद गासिब रियासत इसराइल के तज्ज़िया निगारों से मैंने सुना है। वो कहते हैं कि अगर ये पागल इंसान, ये मजनू शख्स ना होता, तो ये जंग शुरू के दिनों में तो खत्म, ये इस जो पे इसने मुआहिदा जी, किया है ना, सॉरी, जी, जी। ये जो इसने जंगबंदी का मुआहिदा 15 महीने के बाद किया है, ये शायद 4 महीने पहले हो जाता। तो इसके पागलपन की वजह क्या है? ये क्यों इतना पागल? घर से अफ़ेक्टेड है, बच्चा इसका का कहना नहीं मानता है, फैमिली से डिस्टर्ब है? क्योंकि अगर कोई आदमी इतना एक्सट्रीम पे जाता है कि बमबारियाँ करने का हुक्म देता है, अपनी जो राइट विंग की कैबिनेट बना रहा है, तो कुछ समथिंग एब्नॉर्मल है उसके अंदर। ये तो ऑफ कोर्स, अगर ये अबनॉर्मल ना होता तो कहीं नहीं, सब तो कुछ। उसके पीछे वजूहात आप क्या समझते हैं, क्या है? कि उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसी है? क्योंकि ग़ालिबन इसराइल के कुछ ऐसे वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं कि थोड़े-से मॉडरेट तो रहे हैं वो, मतलब जिन्होंने ग़ालिबन ओस्लो अकॉर्ड जिन्होंने कराया था, जो 93 में हुआ था, उसके ज़रिए तो अमन की राहें तो हमवार हुई थी ना, ये तो लड़वा रहे हैं लोगों को। देखिए, वो भी जो अमन की राहें थीं, वो भी धोखा था। हमेशा जितने भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो ग़ासिब रियासत के आए हैं, उन्होंने हमेशा अपने फ़ायदे की बात सोची है। और जो सेहुनिज़्म की अप्रोच है, सेहुनिज़्म अपने सामने किसी को कुछ नहीं मानता। सही। यानी उनके नज़दीक किसी को कत्ल कर देना, मुखालिफ को, वो गुनाह ही नहीं है, मार दो। वो फ़लस्तीनियों को इसी तरह मारते हैं। देखिए, ये क्या तरीका है, एक 15 साल के बच्चे को वहाँ पे एक फ़ौजी को दिखाया गया, मेरे ट्विटर पे ये मैंने वीडियो लगाई है, वो उसको मार रहा है, एक फ़ौजी। ये जनूनियत है, पागलपन है, ये वो सेहुनी अप्रोच है जो अपने सामने वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती। वो कहते हैं हम ही सुपीरियर हैं, हमें सब कुछ है, सही। ठीक है ना? आप दूसरे के घर में आके बैठे हुए हैं भई, बदमाशी से वो कब्ज़ा करके, अब आप कहते हैं कि आप यहाँ से निकलो, तो क्यों निकलो? जब कोई नहीं निकलता, आपकी बात नहीं मानता, आपको वो बुरा लगता है, आपका तकब्बुर है ये। ये इब्लीसी एक समझ रहे हैं सैडिस्टिक कि सैडिस्टिक अप्रोच है ये। अप्रोच है। और ये रमज़ान का महीना है, साबिर साहब, मैं आपको बताता चलूँ, मैं कुरान मजीद का मुतालिया कर रहा था। ट्रांसलेशन के साथ सूरह बकरा की एक आयत है। हाँ, बनी इसराइल को अल्लाह ताला मुखातिब करते हुए, और आज भी ग़ालिबन वही उनके ट्रेट्स हैं। अल्लाह ताला ये कहता है उनसे कि अगर तुम कहते हो, तुम हक़ पर हो, तो मरने की तमन्ना करो। बिल्कुल सही बात है। तो मौत से ये आज भी खौफ़ज़दा हैं। भागते हैं, बिल्कुल ये भागते ये आज भी ये हैं। क्योंकि ये बनी इसराइल नहीं है। पहली बात ये जान लेना चाहिए कि जो सेहूनिज़्म है, ये बनी इसराइल नहीं है, बनी इसराइल में कई कौमें हैं। बनी इसराइल का मतलब ये लोग नहीं है जो इसराइल में आकर जो काबिज़ हो गए हैं। ये बहुत बड़ा मुग़ालता है, अच्छा। ये दुनिया को समझना है। हम इनको बनी इसराइल समझ लेते हैं, हमारे बहुत से यहाँ पे मौलवी, वो मुफ्तियान भी कभी-कभार ऐसी बहकी हुई बातें कर रहे होते हैं कि ना भई ये तो बनी इसराइल हैं, ये तो यूँ हैं और ये तो होना है, ये तो बनना ही बनना है। नहीं भई, ये बनी इसराइल नहीं है, बनी इसराइल कोई और चीज़ है। सही, सही। बनी इसराइल का मतलब ये नहीं है कि ये जो सेहूनी है। अच्छा साबिर साहब, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम रिकॉर्ड कराएँगे, उस वक़्त तक क्या हालात हो जाएँगे? क्या आप एंटिसिपेशन है इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर? देखिए, फ़लस्तीन तो मेरा ख़्याल है कि बेहतरी की तरफ वो जो जो उसका मुज़ाहमती सिलसिला है, वो मज़ीद तक़वियत हासिल करेगा। जो मिडल ईस्ट में नया मसला है, अगर आप उस पे बात हुँ। करें, जो शाम का जी, मसला है, वो क्या है? जो आपने शुरू में भी कहा था हाँ, कि बिल्कुल करना चाहेंगे, तो मेरे क्या बारे में गिलानी, आपने हाँ, कि आप कहा कि मैं उसका मुखालिफ हूँ। आप मैं इतने मुखालिफ ईरानी का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं उस बात का उस तरीक़ाकार का मुखालिफ हूँ कि जो अमेरिका के ज़रिए अडॉप्ट सही, किया जाता है। सही। जो ईरानी को अमरीकी हुकूमत लाई, वो तुर्क हुकूमत लाई।
ये तरीका गलत है। चोलानी एक दहशतगर्द था, लोगों का कत्लेआम किया उसने, दाइश में था, अलकायदा में था, फिर एसटीएस बना ली, पिछली उसमें की थी। तो ये कैसे किसी दहशतगर्द को ये राइट दे सकते हैं कि वो आके उसको आप जो है ना वो प्रेसिडेंट बना दे? ये नहीं हो सकता, ये ज्यादती है। अब आप देखें ना, शाम में रेजिस्टेंस शुरू हो गई है। जनरल मिकदाद फतीहा, इन्होंने रेजिस्टेंस का कल रात अनाउंस किया है और कई जगहों पे मुठभेड़ हुई है और एसटीएस के दहशतगर्दों को मारा गया है कई मकामात पर, और इसराइल को भी लगाम दी गई है। इसराइल जो आगे ये शामी फौज के अंदर शामी क्या, ये शाम है। नहीं, तो ये फौज अभी किसके कंट्रोल में है? फौज तो है ही नहीं ना, फौज तो अच्छा, नकारा हो चुकी लगा रहा है। हूँ। ये तो सारा इन्होंने, अब इनकी जो फौज और पुलिस है वो कौन है आपको हुँ, पता? उज़्बेक, चीचन, फॉरेनर्स हैं। अफगानी, चंद पाकिस्तानी, ये वो लोग हैं जिनको जुलानी ने पुलिस और फौज में भर्ती कर रखा है। राइट। जो सारे बाहर से आके बैठे हुए तुर्क, अच्छा, इनको बना दिया वहाँ पे फौजी और पुलिस, ये अपना ये तो मनमानी ये कर। तो फिर निज़ाम नहीं चल रहा फिर तो तो। ये कैसे चलेगा? ये जो असल मुखालफत है वो ये है, अगर सीरियन लोग ही सिस्टम चला रहे हों तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने बाहर के लोगों को बिठा के फौज पुलिस बना दिया है, तो ये कैसे चलेगा? अब वहाँ पे जो मुज़ाहमत शुरू हो गई है, इस मुज़ाहमत को मैं देख रहा हूँ कि ये आगे बढ़ेगी। अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ़ इतना ही कहता हूँ कि जुलानी की ईद ख़राब हो गई है। जुलानी की ईद खराब। ये तो अब गया। वो ईद से पहले? ये इसकी ईद ख़राब हो गई है। जो कल से जो काम शुरू हुआ है, शाम के अंदर जो रेज़िस्टेंस ग्रुप जो इमर्ज हुआ है, जिसने अपनी कार्रवाइयाँ इनके दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उस शुरू रेजिस्टेंस कर दी ग्रुप हैं। में कौन-कौन लोग हैं? उसमें सुन्नी मकतब फ़िक्र के लोग सही, हैं, जो बशार अल असद के सपोर्टर थे। सही, हलवीज़ हैं, सही है, जो हलवी अकीदे के लोग हैं। सही है। इसी तरह दीगर और कौमों के भी लोग हैं, मतलब सारे शामी हैं ये? कुछ ईसाई भी हैं। ओके। ये शामी हैं, इन्होंने एक ग्रुप बनाया है। उनकी कमांड जो है वो जनरल मिकदाद कर रहा है और जनरल मिकदाद दाद? कल जी, अच्छा, उसने कल कह दिया है कि भई हम तो नहीं हटेंगे पीछे और ये अभी आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ रहा है। ओके। और कल से इस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए या इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो जुलानी की कोई हिम्मत नहीं बन पाई, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि दूसरे इलाकों में इन्होंने आवाम के साथ बहुत बड़े पैमाने पे सफाकियत शुरू कर दी है। ओके, एक शख्स को देखा गया है कि कार के साथ उसकी लाश को बांध के कार दौड़ाई जा रही है और ब्रुटैलिटी। उसकी पीछे से ब्रुटैलिटी, और इसी तरह एक जगह पे दिखाया गया है कि एक शख्स को कत्ल किया जा रहा है, 6 आदमी मिलकर उसको मार रहे हैं, ज़दोकोप कर रहे हैं, बाद में मार दिया है। एक जगह की वीडियो में हमारे पास जो आई हैं इतलात, उसमें अंधाधुंध हज़ारों गोलियाँ चलाई जा रही हैं, उस तरफ फेस करके कि जहाँ पे इनको इनकी एहतमाल है कि वहाँ पे नई जो मुज़ाहमत शुरू हुई है, उसके लोग वहाँ पे खड़े हैं। इंसान तो नहीं गिर 313 रहे इस ग्रुप का नाम रखा गया है, 313 वो 313। मदर से मेरे ख़्याल से। तो ये अब एक नया शाम उभर रहा है और इसमें जो शामी ज़्यादातर अवाम है, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। चलें, देखते हैं ये शाम का मामला कब तक आगे जाएगा। बिल्कुल वक़्त हमारे पास कम है और आज आप देख रहे हैं कि हमने पेस अपनी ज़्यादा तेज़ रखी हुई है ताकि इंटरैक्टिव और आपको लगे और आप जो है कहीं उठ के ना जाएँ। साथ ही साथ 2 और मौज़ूआत पे बिल्कुल मुख्तसर मैं बात करना चाहूँगा आपसे। ये बताइए कि तैयब एर्दोगान साहब जो हैं, जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं, उनका एक पोस्चर है दुनिया के सामने एंटी इज़राइल। वो बयानात भी ऐसे देते हैं कि हम ये सब सारे मामलात करेंगे। लेकिन कुछ हमने तहकीकात की, कुछ चीज़ें हमने की, ऑफ़िशियली तो नहीं, लेकिन माज़ी में, और माज़ी से मतलब ये नहीं कि 10 साल 15 साल पहले, ये मैं आपको 5-6 महीने पुरानी बातें बता रहा हूँ। कुछ तिजारतें हुई हैं इसराइल के साथ और टर्किश लोगों ने की हैं। तो आप ऑन द फेस ऑफ इट आप तो मुखालफत कर रहे हैं और आपके पोर्ट इस्तेमाल हो रहे हैं इसराइल के हक़ में। बिल्कुल, ये बात सही है और ये अभी से नहीं हो रहे हैं, कि अगर पिछले 15 महीने की जंग को भी देखें, तो पूरी जंग के दौरान भी ये सब होता रहा है। हमारे गज़ा के बच्चों के पास पीने को पानी नहीं था, लेकिन इज़राइली फ़ौज को पानी यहाँ से जा रहा था। वो जो है वो मिनरल वाटर वो पी रही थी। हमारे बच्चे प्यास से मर रहे थे। ये होता रहा है। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि उर्दगान को ये समझना चाहिए, आज मैंने इसको भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिखी है ये बात, कि इसराइल उर्दगान का दोस्त नहीं बन सका। बेशक उर्दगान ने उनको दोस्त बनाया हुआ है, नेतन्याहू को, सब कुछ किया हुआ है। पीछे से उनके हाथों में हाथ डाला हुआ है, उनको सपोर्ट भी कर रहा है, उनके लिए हिमायत भी कर रहा है। लेकिन जिस वक़्त अब तुर्की एक ये बड़ी मुश्किल में फँस गई, जो शाम वाला इश्यू था ना, ये बहुत छोटा नहीं था, आपने इसको क्लोज़ कर दिया। लेकिन अच्छा, आप कंटिन्यू करें जी। मैं आपको बताऊँ कि इसमें अभी तुर्क फ़ौजें शामिल हो गई हैं। अच्छा। तुर्क फ़ौजें जा रही हैं इस मुज़ाहमती ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने। हुँ, हुँ। इस बारे में वो रशिया का एक थिंक टैंक, बहुत बड़ा एक मुफक्किर है, डोगेन, अलेक्जेंडर डोगेन। बहुत बड़ा नाम है और इसको कहा जाता है कि ये एडवाइज़र भी है ये पुतिन का। हुँ, हुँ। बहुत ख़ास माना जाता है ये प्रेसिडेंट का। उसने बड़ी एक काम की बात की है, उसने इनको तजवीज़ दी है, ये उर्दगान को। उसने कहा कि मिस्टर उर्दगान, आप जो इसराइल के साथ एंगेज हो रहे हैं, जो इसराइल के साथ आपकी मोहब्बतों के रिश्ते हैं,
इनको कम करें, ठीक है। क्योंकि अब आप मुसीबत में आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुसीबत में इसराइल आपका साथ। मुसीबत कैसी? मुसीबत ऐसी कि शाम के दलदल में फंस गए हैं। डोगेन के मुताबिक, डोगेन ये कह रहा है कि वो कहता है कि इन्होंने जो शाम के अंदर जो कू करवाया है, जो ये सारा कुछ करवाया है, बगावत करवाई है, ये तुर्की की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिकल गलती है, जिस गलती में तुर्की फंस गया है। और ख़ुद इसके बाद तुर्की के यानी इंटरनल पॉलिटिक्स में एक नया पिंडोरा बक्स खुल गया। अब आप अगले प्रोग्राम में जब तशरीफ़ लाएं तो मेरी ये आपसे ये इल्तमास है कि इस पिंडोरा बक्स की थोड़ी सी तहकीकात सही। करें कि इंटरनल पॉलिटिक्स तुर्की में क्या नहीं, है। लेकिन अभी एक रिकॉन्सिलिएशन तो हुई है ना टर्की के अंदर। ये पिंडोरा बक्स खुल गया है ना। मतलब ये कि मफ़ाहमत तो हुई है अभी। मफाहमत क्यों हुई है? मफाहमत से पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो हुई है। वो है कि क्यों बहुत हुई है? बहुत अरसे बाद हुई है ना। क्यों हुई है? ये इसलिए हुई है कि आपने ये इकदाम किया है, स्ट्रेटेजिकल गलती की है। हाँ। डोगन कह रहा है कि ये स्ट्रेटेजिकल गलती है। तुर्की ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, पिंडोरा बॉक्स खुल गया और अब जो फौजें भेज रहा है उसका मतलब है कि अब ये अपने आप को हुँ। बिल्कुल इस जंग में फंसाने जा रहा है, क्योंकि ये जंग अब आगे चलेगी। और अगर आप ओह! इंटरेस्टिंग। वो रशिया के जनरल युवरिच का बयान पढ़ें आज का, कि जो खुमीम जो बेस है सीरिया में जहाँ वो बैठे हुए हैं, उसने कहा है कि हम सारी मॉनिटरिंग करें, अगर हमारी तरफ कोई आया दहशतगर्द एचटीएस का, उसने कहा हम राख बना देंगे। वो भी तैयार हो गया, वो रशिया भी तैयार है। यानी गेम चेंज हो रहा है। वो कहानी खत्म हो गई जोलानी वाली, कि जो खबरें आ रही थी कि वो रशिया कहाँ चला गया, ईरान कहाँ चला गया। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई स्ट्रेटेजिकल प्लान था ईरान, रशिया और इन सब का, कि इसमें तुर्की ट्रैप हो गया है। इसराइल ने, अमेरिका ने तुर्की को ट्रैप कर दिया है। तुर्की इस दलदल में फंस गया है। अब देखना है कि अब इस दलदल में फंसने के बाद इसराइल कैसे तुर्की को अच्छा। यहाँ से निकालेगा। तो ये डोगन ने पेशन गोई कर दी है। वो अलेक्जेंडर डोगन ने, उसने कहा है कि तुर्की इस मुसीबत में इसराइल तुम्हारा काम नहीं आएगा, बेहतर है कि अपनी स्ट्रेटेजिकल गलती से पीछे हटो, हुँ। ताकि मामलात इंटरेस्टिंग। खित्ते के बैलेंस हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात की है उसने, यानी बड़ी, ये जो बंदा है ना, मैं आपको और बता दूं, ये बंदा जो बात करता है, ये पेशन गोई होती है सही। इसकी। ये बड़ा ही गहराई से बात करने वाला आदमी है, कोई आम मुफक्किर नहीं है। रशिया में सबसे बड़ा इस वक्त ये इसका नाम है थिंक टैंक्स की दुनिया में, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर डोगन। और ये जब बात करता है तो इसका मतलब कि ये मेरी तरह बात नहीं करता, बल्कि ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव बेस्ड। बेस से बात करता इन्फॉर्मेशन है। ऑब्वियसली। और ये जो इसने अपनी ओपिनियन दी है ना, जो राय दी है इसने उर्दगान को, इसके पीछे अब आप समझ जाएं कि वो उर्दगान को क्या कहना चाहता है। समझ गया। उसने बता दिया है कि मुश्किल में इसराइल तुम्हारा साथ नहीं देगा। नहीं रहे। इसका मतलब कि वो और इसी वजह से फिर डॉट्स को हम कनेक्ट करें, जो मुफ़ाहिमत हुई है जिस बिल्कुल से, तो ये वजह थी कि वो मजबूर हो गया आउट ऑफ कंपल्शन, जो कि बिल्कुल बिल्कुल वो सब चीज़ें हो गई। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा साबिर बिल्कुल। साहब। वक़्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामलात सर चढ़ के बोल रहे हैं और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बहुत डिस्टर्ब है, अनरेस्ट है। बन्नू में जो वाक़या हुआ आपने देखा होगा, कैंटोनमेंट एरिया पे 16 शहादतें, इसमें बच्चे भी शहीद हुए, नवाज़ी भी शहीद हुए। कहाँ जा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान तो जहाँ है वहीं रहेगा इंशाल्लाह, वो कहीं नहीं जाएगा, पाकिस्तान रहेगा। और जो कुछ ये हो रहा है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं तो बराह रास्त ये समझता हूँ कि इसमें हिंदुस्तानी हाथ मुलव्विस है, इसमें अमेरिका और इसराइल मुलव्विस हैं, जो नहीं चाहते पाकिस्तान मुस्तहकम हो। ये कैसे टाइम पे हो रहे हैं धमाके? आप टाइमिंग को मैच करें ना। एक तरफ आपके मुल्क में क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल गेम्स हो रहे हैं, डेलीगेशंस आ रहे हैं। कुछ दिन पहले कराची में एक बड़ी अमन के नाम से एक एक्सरसाइज हुई है, वो नेवल एक्सरसाइज। उससे पहले, यानी पाकिस्तान जब सही उस पे चलने लगता है, तकलीफ किसको होती है? सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन है? रॉ को तकलीफ है। रॉ का जो वो नेक्सिस है वो कौन है? वो सीआईए है, वो मोसाद है। अफ़गान तालिबान भी है। मुमकिन है कि हों। आखिर अफ़गान तालिबान वो कैसे हुकूमत चला रहे हैं? अमेरिका की ये मर्ज़ी से चला रहे हैं ना। अमेरिका क्यों उनके फ़ंड रिलीज़ कर रहा है? क्यों अमेरिका ने डायलॉग करके उनको हुकूमत दी है? ये एक लंबी डिबेट है। लेकिन ये जो मामला है, ये इस लेवल का है कि जो पाकिस्तान की दुश्मन क़ुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान को खुश मुस्तहकम नहीं देखना चाहती, लिहाजा मासूमों का खून बह रहा है। अकोड़ा खटक से लेकर जितने भी बन्नू, क्वेटा, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, जितने भी ये वाक़यात हो रहे हैं, बड़े ही दर्दनाक हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, अवाम इसमें जानें जो कुर्बान हो रही हैं, ये पूरे पाकिस्तान का लॉस है। सही। ये किसी एक सूबे का लॉस नहीं है। कायद-ए-आज़म की स्पीचेस को हमें पढ़ना चाहिए। कायद-ए-आज़म ने क़याम पाकिस्तान के पहले 11 अगस्त को, उससे पहले जो बातें की हैं, वो हमें पढ़नी चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल कायद-ए-आज़म पढ़नी चाहिए साबिर साहब, लेकिन बात इसमें ये भी है ना कि हम फॉरेन एलिमेंट्स में तो बिल्कुल हम डाल देते हैं सारा मलबा। इंटरनल मामलात भी तो आपके सही नहीं है, खराब है इंटरनल मामला। कौन से सही नहीं ज़रूर है? है। इंटरनल मामलात में बहुत से ऐसे मसाइल हैं, बलोच आपसे नाराज़ है, बलोच क्यों नाराज़ है? हैं? इन्फोसिस डिसअपीयरेंसेस है, मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज़ हैं। देखिए, ये पूरी दुनिया में होते हैं ये इश्यूज़।
बहुत से बलोच हैं जो आप नहीं, मैं इसमें इसमें और ऐड कर दूँ, तो इसमें नाराज़गी की वजह ये नहीं हो सकती कि आप किसी को मैं एक और किसी को ताज़ा बात कर देता हूँ मैं फिर। किसी को शनाख्त करके मारें, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, बिल्कुल, हम बिल्कुल, इसकी कभी भी हिमायत नहीं कर सकते, बल्कि आप बलूच कॉज़ को या जो आपके इश्यूज़ हैं, बलूच कॉज़ को जो उनको एड्रेस करना चाहिए। इश्यूज़ है उसको आप गलत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बात ये भी तो है ना कि पिछले 75 साल की जो पॉलिसीज़ हैं, सिस्टम जो है वो ग्रो नहीं कर पाता, सिस्टम चल नहीं पाता, डेमोक्रेसी बलूचिस्तान में ना होने के बराबर है, रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे नहीं आ पाते। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के मामलात आपके सामने हैं कि रीसेटलमेंट की पॉलिसी आपने लोगों को लाके बसा दिया। हो सकता है उसमें बदनीयती ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप इतने शॉर्ट साइटेड हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया, तो इस वजह से सारी चीज़ें बढ़ रही हैं ये। देखिए इसमें जो बुनियादी बात है कि जो मसाइल हैं, चाहे बलूचिस्तान के हों, केपी के, सिंध या कहीं के भी हों, उनको उनको एक दफ़ा रिव्यू करना चाहिए, उनको रीएड्रेस करना चाहिए, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर हुकूमत ये नहीं करेगी उनको रीएड्रेस तो इसका मतलब कि वो गलती कर रही है। तो मेरी राय है कि उसको रीएड्रेस करें, लेकिन जो मैनिपुलेशन की जाती है, बढ़ा चढ़ाकर जो पेश किया जाता है, ये भी नहीं करना चाहिए। देखें कोई एक बंदा है या वो बंदी है, अगर उसको अमरीकी सफारत खाना उसकी मदद कर रहा है, तो वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। ये आप नोट कर लें ये बात। अगर वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में है, कोई मूवमेंट चला रहा है और अगर उसके लिए अमरीकी सफारत खाना उसकी बैकबोन है, तो आप समझ लें वो मुल्क दुश्मन है। ये बड़ा क्लियर है। अगर आपको मूवमेंट चलानी है, आप जेन्युइन मूवमेंट चलाएँ। आप निकले मैदान में, क्यों अमरीकी सफारत खाना आपकी मदद कर रहा है, वो किसी और की नहीं कर रहा? क्यों? कौन है ये अमरीकी सफारत खाना? अमरीकी ये सवाल है। अमरीकी सफारत खाना तो छोड़ दें, अमरीकी आपको लेने के लिए अमरीकी गाड़ी वहाँ हुकूमत पहुँचती नहीं, है एयरपोर्ट साबिर पर। साहब, अमरीकी हुकूमत तो आपको पैसे भी देती है हुकूमत को, तो हम बोल दें कि हुकूमत अमरीका की बिल्कुल, है। बिल्कुल सही बात है। ये हुकूमत अमेरिका की है, जो हुकूमत तो के फिर लोग बैठे पाकिस्तान हुए हैं। में क्या बस अमरीका यही मैं समझाने की बात है कि तो फिर जो लोग हाँ, अमेरिका के साथ अलाइन हैं, वो पाकिस्तान के खैर-खा नहीं है, चाहे हुकूमत में हो या किसी नहीं तो अगर मज़दूर गैर हुकूमत तबका में हो। नहीं समझ पा रहा कि अमेरिका उसकी मदद कर पा रहा है, तो उसमें कसूरवार तो मज़लूम तबका नहीं है। नहीं, मज़लूम तबका वो इसका मतलब वो मज़लूम ही नहीं है। अमेरिका कभी मज़लूम की मदद नहीं करता, अपने मफाद के तहत तो कर नहीं सकता है। करता, कभी नहीं करता। अगर करना होती तो बहुत से दुनिया के मज़लूम थे, अमेरिका उनकी मदद करता। अमेरिका का मफाद हमेशा ज़ालिम की मदद है, उसकी आइडियोलॉजी ही ज़ालिमाना है। इम्पीरियलिज़्म क्या है? कैपिटलिज़्म क्या है? कहाँ उसमें वो गरीब की बात है? कहीं भी नहीं है। लिहाजा जहाँ अमरीकी इन्वॉल्वमेंट होगी, इसका मतलब वहाँ पर 2 नंबरी होगी, वहाँ 1 नंबरी नहीं होगी। चाहे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स मामलात है ना, साबिर साहब, एक चीज़ को हम ग्रे और व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में जो चीज़ों को नहीं देख सकते। बहुत से मामलात में इतने मल्टी लेयर्स हैं, अगर कहीं मैं मज़लूम हूँ, मुझे पता चले कि अमरीकी एनजीओ मुझे साथ दे रही है, तो मैं अमरीका का एजेंट हो गया। ऐसा तो नहीं नहीं, है। आप नहीं हो गए। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप बाशऊर हैं, आपकी फॉलोइंग है, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि ये मेरी मदद को क्यों आ रहा है। नहीं, मेरी मेरी बहुत से जो बलोच स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू रही है इस हवाले से, और मैंने उनको यही समझाया कि मुल्क बहुत, और मुल्क से वो प्यार भी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करते हैं, नहीं और बलोचों से ज़्यादा मुहिब्बे वतन वो बिल्कुल, को बहुत कौन से लोग होगा प्यार जिन्होंने करते हैं, अपनी जानें कुर्बान लेकिन वो एक बात ये कहते हैं कि जो मज़लूम तबका होता है किसी के अंदर भी, वो उसको एक्सप्लॉइट कोई भी कर लेता है आके, तो उसमें वो कसूरवार नहीं है। और साथ-साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि मज़लूमों की ये ज़िम्मेदारी है, जो भी मज़लूम हो, किसी भी मकतब फ़िक्र का हो और किसी भी कौमियत का हो, उसको अपनी मज़लूमियत की हिफ़ाज़त भी करनी पड़ती ये है। असल बात है। मज़लूमियत की यही बात हिफ़ाज़त से, बिल्कुल। मज़लूमियत की अगर आप अपनी हिफ़ाज़त करेंगे, तो फिर आप वहशी नहीं बनेंगे। हमें वहशी नहीं बना, हमें अपनी वैल्यूज़ को ज़िंदा रखना है ना ग़ालिबन। वो फ़र्क हमें बरकरार रखता है इंसानियत का और गैर इंसानी क़ुव्वतों का। हमें अपने आप को इंसान बन के रखता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि इतने सितम सह के भी इंसान बनते रहे। लेकिन बहरहाल, जब इतनी टेंस पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, पॉलिटिकल मामलात होते हैं, करंट अफेयर्स के अंदर बहुत सी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो फिर जस्टिफिकेशंस लोग पैदा करते हैं कि उसने इसको इसलिए मारा क्योंकि इसके साथ गलत हुआ। नहीं, हमें किसी के लिए तौजीहात पैदा नहीं बिल्कुल करनी ऐसे, चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा यही नुक्ता है कि जहाँ पर गैर मुल्की ताकतें आपकी बैकबोन बन जाएँ, आपको बैक करने लगें, आपको होशियार हो जाना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि वो अपना मफ़ाद लेने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें आपकी मूवमेंट हो सकता है जायज़ हो, मैं तो उस मूवमेंट को कह ही नहीं रहा ना वो गलत है। सही। किसी के वो मिसिंग हैं, किसी के मारे गए हैं, वो हमारा वो दुःख है, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। हम सबका ये काम होना चाहिए कि हम सब उनको मिलकर उनको धारे में लाएँ, सही। उनको अपने साथ रखें। ये जितना मेरा मुल्क है उतना उनका भी ठीक। है। जितना कोई किसी बड़े किसी फ़ौजी का है उतना ये हम सब का है। बेशक, बेशक। जितना वज़ीर-ए-आज़म और वो सदर का है उतना ये हर किसी का है। लेकिन साबिर साहब, रियलिस्टिक तो बात ये नहीं है ना। नहीं रियलिस्टिक है ये अब माननी आपको क्या पड़ेगी। मिल रहा है देखिए, इसमें? मसला यही है जो अभी आपने बयान किया कि वो अपनी मज़लूमियत को खुद ही डिफ़ाइन करके खुद ही जस्टिफ़िकेशन बना लेते हैं। बस मैं उसी खुलासे पे आता हूँ कि जब आपकी सपोर्ट गैर मुल्की इदारे करने लगें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपके मुल्क के खैर ख़्वाह
नहीं, और वो भी अच्छा उनका नारा क्या है? ये नारे डिफाइन करते हैं ना आपकी मैं movement आपसे को। एक सवाल यहाँ कायम करता हूँ, मफ़रूज़े की बुनियाद पे नहीं, हकीकत पसंदी पे सवाल है। बहुत से एनजीओ स्कूल चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका पैसे दे रहा है उनको, एजुकेशन के लिए पैसे आ रहे हैं। बस मैं यही जवाब दे देता हूँ। हाँ, एजुकेशन से वो क्या हासिल करते हैं? वो माइंडसेट चेंज करते हैं। वो माइंडसेट क्या चेंज कर अंग्रेज़ जो निज़ाम लाया था यहाँ पर बरसगीर में, हिंदुस्तान में, वो क्या था? उसने अरबी और फ़ारसी को यहाँ से क्यों निकाला? अंग्रेज़ी क्यों राइज की? तो आपके निज़ाम तालीम में उतनी सख्त क्यों नहीं है कि वो निज़ाम-ए-तालीम अंग्रेज़ी के को कम्पीट जब कर सके? आप हाथ फैलाकर ये मोहताजी दिखाएँगे, जब आपको पैसे घर बैठे मिलेंगे, तो आप तो कहेंगे जो मर्ज़ी पढ़ा लो। अच्छा चलिए ये काम हो गया। आपके स्कूलों में ये इंडियन गाने लगाकर, इंग्लिश गाने लगाकर छोटी-छोटी बच्चियों को वो ये स्टेज पे खड़ा करके वो क्यों नचाते हैं? ये तौहीन है। ये एजुकेशन की तौहीन है, ये इंसानियत की तौहीन। नहीं, चलिए ये तो एजुकेशन की चले, मैंने आपकी मिसाल ये दी। सारा ये अमरीकी कल्चर। बहुत से जैकबाबाद के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे पानी का अमेरिका ने लगाया हुआ है। पानी पहुँचा रहे हैं लोगों को, यहाँ पे हुकूमतें पानी नहीं पहुँचा पा रही, अमेरिका बिल्कुल, पानी पहुँचा रहा है। बिल्कुल, ये टेक्नीक्स हैं, लोगों के अंदर सराहियत करने की। ये अगर उनका मकसद पानी पिलाना होता, तो उन्होंने कई करोड़ लाख लोगों के मुँह से पानी छीना है, लोगों को कत्ल किया है, वो कातिल हैं इंसानियत के। ये नहीं हो सकता कि कहीं वो पाकिस्तान में 2 नलके लगाएँ और हम उनके 200 साला तारीख को फ़रामोश कर दें। हम वियतनाम को फ़रामोश कर दें, हिरोशिमा, नागासाकी को फ़रामोश कर दें, अफ़गानिस्तान, ये खुद इराक, ही कब लीबिया आएगी? को ये फ़रामोश कर खुद ही दें, कब आएगी? यमन को फ़रामोश कर दें, ये नहीं हो सकता। ये खुद ही कब आएगी फिर? ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि 2 नलके लगा दिए तो ये पानी, ये नहीं, ये पानी पिलाने के बहाने अपनी जासूसी ये किया। सोच और ये खुद ही साबिर साहब कब आएगी? ये हम सबका काम है, हम सबकी ड्यूटी है। इंडिविजुअल लेवल पे तो है माशरे ना, की मुआशरे में तो ये बिल्कुल सोच हमारे हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है, इंस्टीट्यूशंस की ज़िम्मेदारी है। इंस्टीट्यूशन से मुराद ये नहीं कि जो आजकल एक सही है। एक एक आम है, इंस्टीट्यूशन से तमाम मुराद इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, सही है। कॉलेजेस हैं। ये उस जगह पे बैठने वालों की, आप जैसे साफ़ी भाइयों की ज़िम्मेदारी है कि शऊर बेदार करें सही। कि अगर ये कोई नलका यहाँ लगाने आ रहा है तो इसका क्या मकसद है? ये बिलाखिर ऐसे अपने पैसे कोई अपने पैसे क्यों खर्च करेगा? बगैर किसी मकसद के। मुसलमान तो कर देगा, क्योंकि उसको तौहीद पे ईमान है, क़यामत पे ईमान है। अमेरिका का कौन-सा ईमान है? अमेरिका का कोई ईमान नहीं है, कोई दीन नहीं है, अमेरिकी हुकूमत का, अवाम नहीं। हुकूमत अपनी पॉलिसी के लिए आती है, वो एनजीओ भी हुकूमत के लिए काम करती हैं, वो जासूसियाँ भी करते हैं, वो यहाँ पर अपने लोगों को एजेंट भी बनाते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, यहाँ पर फ्रेंचाइज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। थोड़े से पैसे दो, बम धमाका करवा लो, थोड़े से पैसे दो, किसी को कत्ल करवा लो, एक पानी का वो नलका लगाओ, पूरे इलाके की जो है ना इंटेलिजेंस मालूमात उनसे ले लो। तो ये एक फ़र्क है। चलें, बहरहाल बहुत ही एंडिंग नोट थोड़ा-सा हमारा इख्तिलाफ रहा पाकिस्तान के ऊपर जो हमने कुछ मामला पे बात की, समत हम तय्युन एक ही है हमारी कि पाकिस्तान की बेहतरी है वो और बेहतरी के लिए ज़ाविया पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है और यही हमारे पॉडकास्ट का नाम है। आपका डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब आपके साथ आज हमने 4th एपिसोड ऑफ ज़ाविया रिकॉर्ड की। देखा आपने कि हमने मिडल ईस्ट पे बात की, हमने जो है यूरोप पे बात की, टर्की पे बात की, उस पे डॉक्टर साबिर अबू मरियम ने कुछ जिनकशाफ़ात किए हैं कि टर्की के अंदर बहुत चेंजेस आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि इसको और मैं थोड़ा-सा और खोजूँ, इंशाल्लाह खोज के लेके आते हैं और चीज़ें और एर्दोगान साहब के लिए अलेक्जेंडर रशियन सहाफ़ी अलेक्जेंडर डोगिन। अलेक्जेंडर डोगिन साहब ने जो प्रेडिक्शंस दी हैं कि टर्की के लिए कुछ मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं शाम के हवाले से। देखते हैं कितना वो मटीरियलाइज़ होती है और एंडिंग नोट पाकिस्तान पे बात की, इख्तिलाफ रहा लेकिन मुल्क की बेहतरी की यही हमने बात की और यही ज़ाविया है कि जिस तरह से डॉक्टर साबिर साहब समझते हैं कि इस तरह से बेहतरी आ सकती है, मेरे नज़दीक बेहतरी के कुछ और भी पैमाने हैं जिनको हमें पूरा करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी 4th एपिसोड। आपने देखा थोड़ा-सा हमने डिस्कशंस को बहुत पेस इसकी तेज़ रखी ताकि आप तक चीज़ों को बहुत स्मूथली पहुँचाया भी जाए और आप कनेक्टेड रहें, कहीं आप जो हैं स्लिप ना हो जाएँ। तो यही ज़ाविया का की ख़ासियत इंशाल्लाह 5th एपिसोड पे कुछ और मौज़ू के साथ मुझे लगता है कि अब हम इंटरनेशनल अफ़ेयर्स पे ही रहेंगे क्योंकि अब पाकिस्तान में कुछ डिस्कस करने को इतना इम्पोर्टेंट रहा ही नहीं है। ये देख रहे हैं आप कि ये साबिर अबू मरियम साहब का कमाल है कि इंटरनेशनल अफेयर्स के मामला जो आप टीवी पे देखते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर एंकर हैं, नाम नहीं लूँगा, वो जब बयान करते हैं तो बहुत लोगों को लगता था कि कुछ चीज़ निकल के उससे आती थी, लेकिन अब वहाँ से भी कोई चीज़ निकल के नहीं आ रही, अब चीज़ निकल के आ रही है तो साबिर अबू मरियम के मुँह से निकल के आ रही है, जो कि अब बहुत नायाब हो गए इंटरनेशनल अफेयर्स में इस तरह की तज़्ज़ियात। तो तस्मीन जावेद को साबिर अबू मरियम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।